दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। किताबी दुनिया की श्रृंखला किसान और किसानी में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऋषिकेश सुलभ जी की कहानी फजर की नमाज। यह कहानी हंस पत्रिका के अगस्त 2006 में प्रकाशित हुई है। कहानी का शीर्षक है फजर की नमाज। आइए कहानी सुनते हैं। बदरू फजर की नमाज अदा कर रहे थे। कू कां की आवाजें पहले से आ रही थी, जो अचानक बदल गई। बहुत तेज झांव झांव शुरू हो गई। पल भर के लिए उनकी आंखों के सामने गली का दृश्य कौंधा और नमाज में खलल पड़ गया। मुंह से अपशब्द निकलने ही वाला था कि उन्होंने जैसे तैसे अपने को रोका और बुदबुदाए, ला हौल वला कुव्वत इल्ला व इल्ला। बदरू नमाज खत्म कर उठे, कुछ की चटाई को मोड़कर किनारे खड़ा किया, बाहर निकले। गली में रोर मची हुई थी। बदरू गरजे, अरे हरामियों, हमारे द्वार को अखाड़ा क्यों बना रखा है? सालों रात बिरात यही मजमा लगाए रहते हो। दूर दूर दूर। फटकार बेअसर रही। बदरू आगे बढ़े और लाठी उठाकर ओसारे के नीचे उतरने लगे। गिरते गिरते बचे। वह संभले और फिर से आगे बढ़े। तब तक अपने पीछे लगे आशिकों को ढूंढ लिए एकलौती खुदियां खिसक गई। कार्तिक का महीना चल रहा था। ठंड बढ़ चली थी। बदरू को चादर की जरूरत महसूस हुई। वापस कोठरी में लौटे। चादर गायब थी। वह अपनी कोठरी से निकल दो मुहे तक आई। दो मुहे से ठीक सटी थी मेहंदी की कोठरी। बदरू आवाज देने ही वाले थे कि मध्यम आवाज में खिलखिल करती हंसी के कुछ टुकड़े उनके कानों में तैर गए। साथ में फुसफुसाहट भी थी। वह ठिठक गए। मन का कोई कोना खुशी से भीग गया। एक कोना डर का भी। और लतीफ की अम्मी कौन थी? पर दूसरी ही क्षण वह गुनगुनाने लगे, यह भी कौनो वक़्त है? जवान लड़के को तो अब तक उठ जाना चाहिए। यह वक़्त है माल मवेशी के लिए सानी पानी करने का, खेत बदार देखने का। और हमारे लाट साहेब। हवा का एक छोटा सा झोंका आया और ठंड के किरचे चुभोते हुए दो मुहे के बंद पल्लों से टकराकर वापस लौट गया। ठंड वाकई बढ़ गई थी। उन्होंने आवाज दी, बसीरत बसीरत। आया अब्बू, भीतर से मेहंदी ने जवाब दिया। बसीरत को ससुराल गए 25 साल हो गए, पर बदरू उसी को पुकारते। चाहे किसी से गरज हो, कोई काम हो, आवाज बसीरत को ही देते। लतीफ की अम्मी जिंदा थी तो भी उसे ही पुकारते। बुलाते थे बसीरत को और निकलती थी उसकी अम्मी। सबको मालूम था कि अब्बू बसीरत को नहीं, अम्मी को बुला रहे हैं। कोई टोकता तो कहते, यह हक बेटी का होता है। बेटी भले ही घर छोड़कर चली गई, पर आंगन तो उसी का होता है। काहे अब्बू? दो मुहे का दरवाजा खोलते हुए मेहंदी सामने थे। चादर मिल नहीं रही है। अब रजाई ओढ़कर बाहर निकले। 100 दफे कहा कि हमारा कपड़ा लत्ता इधर उधर मत किया करो, पर हमारी बात कोई सुने तब तो। धुलने के लिए आई थी चादर, चिकट होने लगी थी। कहते हुए मेहंदी भीतर गए और चादर सहित लौटे। बोले, गोरे बिन सारे कहवा जा रहे हो? ठंड बढ़ रही है, लग गई तो क्या होगा? जान चली जाएगी। वही न, जान संजोकर क्या करना है अब? तुम अपनी मनमर्जी करते रहो, जब तक जी में आए चादर तानकर ना बजाओ। बाहर का काम करने के लिए किसी को तो निकलना पड़ेगा। बदरू चादर लेकर अपनी कोठरी में गई। इस बीच मेहंदी की औरत बाहर निकली और दो मुहा पार कर सहन में पहुंच गई। बदरू अपनी कोठरी से बाहर निकले, तब तक वह जाम उठाकर सहन बुहारने लगी। बाहर निकलकर बदरू ने मेहंदी की औरत को सहन बुहारते देखा, तो फिर मेहंदी पर निशाना साधा। देख लो, औरत होकर बाहर के काम का कितना ख्याल रखती है। अब खड़े का हो, जाओ जाकर कम से कम गाय को तो नाक पर बांधो।
बदरू निकल गए। अभी किरण फूटने में देर थी। किरण फूटने से पहले उन्हें अपने खेत तक पहुंचना था। शीत से भीगी कतकी धान की बालियों को निहारने का सुख मेहंदी को क्या मालूम। तेज कदमों से जाते हुए बदरू सोच रहे थे कि अगर फसल तैयार होगी तो कल से कटने का काम शुरू करना होगा। बस यही एक टुकड़ा था जिसमें वह धान की फसल उपजाते थे। मेहंदी और उनकी औरत मिलकर काटे तो किरण फूटने से पहले तक 5 कट्टा काट लेंगे। 2 दिन लगेंगे। अपने अब्बू को जाते हुए निहारते रहे मेहंदी। अब्बू के जाने के बाद उन्होंने अपनी औरत की ओर देखा। उसने झांक चलाना रोक दिया था और बाजी मार लेने की खुशी में इतराती हुई पति को देख रही थी। मेहंदी मात खाए गए थे। अब्बू के उठने की आहट जैसे ही मिली, मेहंदी उठ गए थे। निकलने ही वाले थे कि इस जादूगरनी ने अपने इंद्रजाल में फांस लिया और अब वह अपने अब्बू की डांट खाकर भकोल जैसा मुंह बनाए खड़े थे और औरत कामकाजी होने का तमगा जीतकर इठला रही थी, उन्हें चिढ़ा रही थी। मेहंदी बोले, अब आज तुम ही करो सब कुछ। ना तो हम गाय गोरू का सानी पानी करेंगे और ना दूसर कवनों का। बस एक ही काम है हमारे जिम्मे। कवन काम? बेहोश उठी मेहंदी की औरत। मेहंदी करीब आकर बोले, तुम मुस्की काटती रहो। जानती हो कि जब से अरब जाने वाली बात हुई है अब वो मुंह फुलाए रहते हैं, बात बेबात हमारे ऊपर गरजने लगते हैं तो कभी चुप भी साधते हैं और तुमको हंसी ठट्टा सूझ रहा है। तुम बात ना मानोगे तो हम मुंह फुला लेंगे। मेहंदी की औरत ने हंसते हुए कहा। मेहंदी गाय को नाक पर खूंटे से बांधे बिना निकल गई और मेहंदी की औरत भी हंसती रही। मेहंदी की औरत अपने हंसमुख स्वभाव के लिए समूचे गांव में जानी जाती थी। बड़े बूढ़ों से लेकर छोटे तक उसकी तारीफ करते, उसे ऊंचा बोलते, झगड़ा करते। किसी ने नहीं सुना था। मेहनती भी गजीब की थी। काम तो उससे पनाह मांगता था। हवा की मानिंद यहाँ से वहां दौड़ती और बिजली की तरह अपने कौन से चक्काचौंध पैदा करती। मेहंदी को सारा गांव घरघुसरा कहता। वह बीवी के आंचल के शोर में बंधे रहने वाले पति के रूप में मशहूर था। उसके हमउम्र उसे चिढ़ाते और नसीब का सांड कहते। बदरू का घर कुछ ही दिनों पहले एक बड़े हादसे से गुजरा था और अब धीरे धीरे सामान्य दिखने लगा था। हालांकि ऊपर से सहज दिखते हालात भीतर से उतने सहज नहीं थे। हफ्ता भर पहले जब मेहंदी ने अरब जाने के बारे में बदरू से बात की तो वह कुछ बोले नहीं, पर उनके भीतर कहीं कुछ बहुत जोर से टूटा। एक दुख जिसे वह भूलने में लगे थे फिर उनके सामने था। एक दहशत जिसकी परछाई से वह पीछा छुड़ाना चाह रहे थे, अपनी शैतानी बाहों से घेरने के लिए उनकी तरफ बड़ी चली आ रही थी। बदरू की नींद उजड़ गई थी। उनका सुकून जाता रहा था। वह सोचते बसीरत की अम्मी कुछ सालों तक और जिंदा रह सकती थी, पर वह हालात की दाबिश को बर्दाश्त नहीं कर सकी। और इस बार क्या होगा? इस बार अगर मेहंदी नहीं माने तो 10-10 कट्ठे के 4 टुकड़े यानी कुल 2 बीघे उपजाऊ खेती के मालिक थे बदरू। 2 बेटों लतीफ और मेहंदी के बीच में एक बेटी बसीरत सहित 3 औलादों के खुशहाल पिता थे बदरू। यह समय कोई और समय था जो उनकी आंखों के सामने उनकी जिंदगी से धीरे धीरे खिसक गया। वह एक ऐसे अंधे कुएं में आ गिरे थे जहां से निकलना उन्हें नामुमकिन लगता। अगर मेहंदी की औरत नहीं होती तो शायद अब तक कुछ भी नहीं बचा होता। वह तो नहीं जिंदा होते। बसीरत के ब्याह तक सब ठीक ठाक था। बसीरत के ब्याह तक सब ठीक ठाक था। पचरुकी की चीनी मिल उन दिनों बंद नहीं हुई थी। एक बिना गन्ने की फसल 3-4 सालों तक काट ले कोई किसान तो बेटी का ब्याह आसानी से
हो जाता था या फिर 2-4 कोठरियों वाला पक्का घर नसीब हो जाता था। बसीरत के ब्याह के समय इसी मील और गन्ने की खेती ने उन्हें सहारा दिया था। आज बसीरत अपने घर खुशहाल है। लतीफ और मेहंदी के लिए ज्यादा नहीं तो कम भी नहीं था उनके पास। चल ही रही थी जिंदगी। मेहनत के बल पर 2 रोटी और 2 बीघे की खेती का सुकून कम नहीं था। 4 कोठरियों वाला खपड़ापोश मकान, मकान के साथ 2 कट्टे का सहन, सहन किनारे कुआं, कुआं के पास कटहल और मिठुआ आम के दरख्त, दरवाजे के सामने खूंटे से बंधे बैलों की जोड़ी, सांझ सवेरे भर भर बाल्टी दूध देने वाली गाय, हर साल कुर्बानी के दिन के लिए अपना पोसा बकरा और मुर्गियों से भरे 3 दरबों के सिवा भरा। और क्या चाहिए किसी को जीने के लिए। बदरू खुशहाल थे, गांव में इज्जत थी, लोग बाग दुआ सलाम करते, बेटी दामाद आते तो जश्न मनता, बकरे का सालन पकता, फिरनी पकती। अपने नवासे को कांधे पर बैठाकर हसनपुरा बाजार तक घुमाते बदरू। हसनपुरा से लौटते तो उनके हाथों में घर भर के लिए जलेबियां होती या खीर बताशे होते। बसीरत की शादी के बाद कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। परवाज भरते हुए दिन थे। पता भी नहीं चला कि घुन की तरह कब घुस आया दुख जिंदगी में और खोखला करता रहा। जिस चीनी मिल और गन्ने की खेती ने परवाज भरने की ताकत दी, उसी ने पंख काट लिए। 2 सालों का पैसा मिल में बाकी हो गया। किसान दौड़ते रहे, पछिया में टूटकर गिरे पत्तों की तरह उड़ते रहे लोग। कर्ज लेकर उपजाई गए तीसरे साल की फसल मिल का चालान कटने के इंतजार में खेत में ही खड़ी रह गई। मिल मैनेजर के दफ्तर से लेकर को ऑपरेटिव वालों के पीछे भागते दौड़ते पांव सूज गए, पर बदरू को चालान नहीं मिला। मिल मालिकों ने बिना कोई ऐलान किए मिल बंद कर दी। सीजन शुरू होते ही मिल की बंदी से अफरा तफरी मच गई। रोज अफवाहें उड़ती, मिल आज खुलेगी, कल खुलेगी, अगले हफ्ते खुलेगी, बस अब खुलने ही वाली है। ऐसी खबरें भरमाती रही और गुड़ भी नहीं बना सके लोग। पछिया हवा चली और देखते देखते सारा रस चुसकर ले गई। खेत में खड़ी फसल को अपने हाथों आग के हवाले किया लोगों ने। चौथे साल लोगों ने इस उम्मीद में फसल लगाई कि शायद फूल जाए मिल। इतनी बड़ी मिल, इतना बड़ा तामझाम, इतना बड़ा व्यापारी, ऐसे ही थोड़े बंद हो जाएगी मिल। कुछ न कुछ तो जरूर होगा, कोई न कोई राह निकलेगी ही। अगर खुल गई मिल और मिल मालिक पुराना पैसा सिर्फ उसी को देने को राजी हुआ जो इस साल गन्ना देगा, तब तो डूब ही जाएगा पुराना बकाया। लोगों ने फिर फसल लगाई। इस बार भी कर्ज लेकर गन्ना लगाया बदरू ने। डूबे तो इस बार भी, पर किसी तरह कर्ज का ब्याज देने भर के लिए पैसे निकाल सके। गुड़ बनाकर पीछा छुड़ाया और भाव गिरने के चलते औने पीने दाम बेचकर ब्याज चुकाया। इसी साल पहली बार बदरू के पांव कांपे, कलेजे में दर्द शुरू हुआ, रातों की नींद उड़ी और अनाज का कौर मुंह में माहौर की तरह लगने लगा। इसके पहले भी कई बार मुसीबतों ने उन्हें घेरा था, पर राह निकल आती थी। इस बार वह शिकंजे में फंसे थे। पहली बार उन्होंने 10 कट्टा खेत बेचकर कर्ज अदा किया। ब्याज की बढ़ती हुई रकम सब निकल जाए, इसके पहले उससे पीछा छुड़ाना जरूरी था। जिस दिन कचहरी में बयनामे के दस्तावेज पर अंगूठा लगाकर वह घर लौटे, उस रात बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोते थे। उन्हें अपने अंगूठे से घिन आने लगी थी। जी करता उसे काटकर फेंक दे। लतीफ की अम्मी सारी रात उनके सिरहाने बैठी रही और उन्हें अल्लाह पाक का भरोसा दिलाती रही। जिंदगी दुभर होने लगी थी। बिका हुआ धरती का टुकड़ा आंखों के सामने नाचता रहता। बदरू चुप चुप रहते।
उन्होंने लतीफ का ब्याह किया और लतीफ की अम्मी की जिद पर दूसरे ही साल मेहंदी की भी शादी कर दी। बहुएं घर आई, बन्ना सहाना के बोल गूंजे, रिश्तेदारों की भीड़ जुटी, दावतें हुई, घर में रौनक भर गई। घर आंगन में दो दो बहुओं की आवाजाही, उनकी हंसी, उनके गीत, कामकाज में उनकी हिस्सेदारी, यानी घर में उनकी उपस्थिति का संगीत पूजता और बदरू सब कुछ भूलकर अपने भीतर फूटते जिंदगी के नए अंकुए को सींचते। दोनों बहुओं के बीच दूसरे घरों की बनिस्बत आपसी तालमेल भी ठीक ही था। बसीरत की भी मायके में कद्र थी। लतीफ की अम्मी की बेटी की फिक्र नहीं करनी पड़ी। बहुएं उनकी बेटी का ख्याल रखती। अपने बेटों के साथ मिलकर बदरू अपने खेतों के अलावा बटाई पर भी थोड़ी खेती करने लगे। इतना उपजने लगा कि पेट खाली न रखे। हाँ, हाथ जरूर तंग रहते। यह हाथ की तंगी तब और ज्यादा खलने लगी जब गांव के लोगों ने अरब जाना शुरू किया। लोगों ने खेत बेचे, गहने बेचे, कर्ज लिया और दिल्ली बंबई के दलालों के चक्कर काटे। जिसका नसीब साथ दिया वह अरब निकल गया। कुछ ठगी का शिकार होकर लौटे भी, पर जो भी चला गया उसने अपने घर की सूरत बदल दी। गांव में घुसते ही वह पहचानना मुश्किल नहीं रहा कि अरब के कमासुरतों के घर कौन है। वहां तमाम तकलीफें झेलकर लोग पैसे बचाते और देखते देखते यहाँ घर परिवार का रंग बदल जाता। लतीफ ने जब बदरू के सामने अरब जाने की बात रखी तो वह कुछ समझ नहीं सके। इतना ही बोले, क्या करने जाओगे? इतनी दूर जाकर क्या मिलेगा? जो नहीं जा रहा वह भी तो जी ही रहा है। हमारे कलेजे में इतनी ताकत ना है कि तुम्हें अरब जाने को कह दे। बहुत मान मनोबल के बाद राजी हुए बदरू, पर जब उन्होंने रुपयों की बाबत सुना तो उनके होश उड़ गए। वह कलेजा कूटते रहे, छटपटाते रहे, पर लतीफ की जीत के आगे उनकी एक न चली और 10 कट्टे का दूसरा टुकड़ा भी खिसक गया। लतीफ बम्बई गए, काम सीखा। 4 महीनों तक बम्बई में डेरा डाले रहे। नसीब वाले थे कि एजेंट बेईमान नहीं निकला और लतीफ अरब चले गए। हसनपुरा डाकघर में बदरू के नाम खाता खुला। कुछ हजार के ड्राफ्ट के साथ लतीफ का खत आया। उन्होंने लिखा था, आप फिक्रमंद मत होइएगा। बैनामे के साथ 3 साल का इकरारनामा है। हम लोग जल्दी ही खेत वापस छुड़ा लेंगे। हम राजी खुशी हैं। इन पैसों से बच्चों के लिए कपड़े सिलवा देंगे और घर के दूसरे जरूरी काम भी निपटा लेंगे। घर भर के लिए कपड़े सिले। लाख चाह मेहंदी ने, पर बदरू ने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदने दिया। लतीफ की अम्मी के लिए साड़ी जरूर खरीदी गई। बसीरत, दामाद और बच्चों के कपड़े और पकवान लेकर मेहंदी बहन के घर गई। एक सांझ लतीफ की अम्मी ने बदरू से कहा, लतीफ की औरत अपने मायके जाना चाहती है। घूम फिर आती तो अच्छा रहता। जब से लतीफ गए हैं मन मारे रहती है। भेज दो, मेहंदी को कहो साथ जाकर पहुंचा आए। बदरू ने तुरंत हामी भर दी, पर हिदायत के साथ, पर जल्द ही रुखसती के लिए कह देना। ऐसा ना हो कि वे लोग रुखसती में देर कर दे। यहाँ भी तो बच्चों के बगैर सुना सुना हो जाएगा। हाँ, सो तो है। लतीफ की अम्मी पतोहू को खबर देने भीतर चली गई। बदरू ने टोका, सुनो, मेहंदी से कह देना कि जाए तो वही ढेरा न डाल दे। जीभ चटोरी उनकी पुरानी आदत है। लतीफ की ससुराल जाकर अक्सर जम जाते हैं। यहाँ सब हमारे कपार पर अकेले का बोझ हो जाएगा। हमारे बेटे को जीभ चटोर मत कहो। रसूलपुर वाले उसको आने ही नहीं देते, तो इसमें उसका कमल कसूर। रसूलपुर जाने की तैयारियां शुरू हुई। पकवान बने, नए कपड़े पहले ही सिल चुके थे। मेहंदी अपने भौजी को लेकर रसूलपुर पहुंचे। 4-5 दिनों तक जमे रहे। दावत उड़ाकर जीभ चटकाते हुए लौटे।
लतीफ के खत का इंतजार होता रहा। ना ड्राफ्ट आया और ना ही खत, और खोज खबर नहीं। मेहंदी रसूलपुर पहुंचे तो पता चला कि यहाँ तो हर 15वें दिन खत आ रहा है। पैसों के बारे में उन्होंने पूछना ठीक नहीं समझा, पर लतीफ के साले ने बताया कि बाजी के नाम एक खाता खुला है। इतनी सूचना काफी थी। मेहंदी ने रुखसती की बात की तो खुद लतीफ की बीवी ने कहा वे लौट आए। तब बिना उनके वहां रहने का जी नहीं करता। मेहंदी लौटे। बदरू के लिए यह गहरी चोट थी। तिरमिला उठे वह। लतीफ के लिए खेत बेचते हुए चुभन हुई थी, पर दर्द अब जाकर उभरा। बदरू मुंह के बल गिरे। लतीफ की अम्मी का तो कलेजा ही कटकर रह गया। दोनों पोतों की सूरत आंखों के सामने झिलमिल करती। भागती हुई बसीरत पहुंची। बसीरत और मेहंदी ने मिलजुल कर दोनों को संभाला। बदरू बोले, मेरे जीते जी हो गया। अच्छा हुआ। लतीफ अरब से लौटे, सीधे ससुराल पहुंचे। हफ्ता 10 दिनों बाद अकेले गांव आए। अब्बू, अम्मी और मेहंदी के परिवार के लिए कपड़े लाए थे। उनके आते ही घर भीतर ही भीतर भट्टी की तरह धधक उठा। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर लतीफ ने इस तपिश को महसूस किया। सिर्फ अम्मी से उनकी बातें हो सकी। अम्मी ने बच्चों को यहाँ आने और रहने की बाबत पूछा। लतीफ का दो टूक जवाब सुनकर उनकी जुबान तलुए में सट गई। इसके बाद वह कुछ भी नहीं पूछ सकी। बस इतना ही कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। लतीफ 3 सालों बाद अरब से लौटे थे। इकरारनामे के दिन गुजरने के बाद गांव पहुंचे थे। सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाने के बाद बदरू के पास कुछ भी कहने सुनने के लिए बचा नहीं था। क्या कहते? उन्हें और मेहंदी को बताए बिना लतीफ वापस ससुराल चले गए। छोड़ गए खैरात के कुछ कपड़े और मकान तथा बचे हुए खेत का अपना हिस्सा। जाते हुए गांव के लोगों को बता गए, अब गांव नहीं लौटना है, वही ससुराल में बसना है। जब यहाँ कौनो आदमी भरमू बात करने को तैयार नहीं, तो फिर कैसा नाता रिश्ता। अरब वापसी के लिए अपनी ससुराल से लतीफ बम्बई के लिए रवाना हुए। उसी दिन उनकी अम्मी पर फालिस ने हमला किया और उन्होंने खाट पकड़ ली। बोलचाल बंद हो गई। बस टुकुर टुकुर निहारती रहती और आंखों से आंसू झरते रहते। वह 7-8 महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रही और एक रात जब सब लोग सोए थे, चुपचाप चली गई। फजर की नमाज के लिए उठते ही बदरू आवाज लगाते, बसीरत बसीरत, और मेहंदी बाहर निकलकर उन्हें बताते कि सब ठीक है। यह रोज का सिलसिला था। बदरू की आवाज सुनकर मेहंदी और उनकी औरत उठे। अम्मी को देखने गए। वह जा चुकी थी। पहर पर पहले ही मेहंदी की औरत उन्हें देखकर लौटी थी। वह महीनों से कच्ची नींद सोती और उठ उठकर अम्मी को देखा करती थी। मेहंदी की औरत की चीख सुनकर बदरू सब कुछ समझ गए थे। लतीफ की अम्मी के जाने के बाद बदरू ने खुद को संभाला। मेहंदी की औरत ने माँ और बेटी बनकर उनकी देखभाल की। बदरू की देह अब झुकने लगी थी। वन का गांव देह को गुल की तरह खा रहा था। बटाई तारी वाली खेती हाथ से निकल गई। 1 बीघे की खेती से गुजर चलना मुश्किल था। जी तोड़ मेहनत के बावजूद मेहंदी के हाथ खाली रहते। बदरू की दवा तक के पैसों का जुगाड़ मुश्किल से हो पाता था। एक रात खाना खाने के बाद अपने अब्बू की खाट के पायदाने बैठकर मेहंदी ने 2-4 सालों के लिए अरब जाकर कमाने की बात की तो बदरू कांप उठे। सिहर उठा उनका मन। बहुत देर तक चुप रहे बदरू। मेहंदी अपने जाने के पक्ष में दलीलें पेश करते रहे। मेहंदी बोल रहे थे, हम भाई की तरह काम घर छोड़कर ससुराल थोड़ी बच जाएंगे ना अब्बू, ऐसा ना होगा, आप भरोसा रखें, हालात सुधर जाएगी। जमीन की वापसी मोटी रकम के बिना हो नहीं सकती। कुछ रकम जमा हो जाएगी तो ना सही पुराना खेत, कोई दूसरा ही खरीद लेंगे तो पुराने का मलाल जाता रहेगा।
नसीब साथ दे तो और बेहतर माटी मिल जाएगी। घर भी खस्ताहाल हो रहा है। ईंट की 2-3 कोठरियां बन जाएगी तो 1-2 पुश्त के लिए इत्मीनान हो जाएगा। जाने क्या खर्च। छोटा सा सवाल उछालकर बदरू ने आंखें मूंद ली। हाँ, इसकी परेशानी तो है। 40,000 के आसपास एजेंट लेगा। 3-4 महीनों तक बम्बई में रहना होगा। बसीरत के जेठ का बेटा है वहाँ। हम उससे बात कर चुके हैं। उसके साथ रहकर प्लम्बर का काम सीखना होगा पहले। वह सारे इंतजाम कर देगा। एजेंट भी उसकी जान पहचान का है। वहाँ रहने के लिए भी हाथ में 15-20 हजार तो चाहिए ही। 60-70 हजार का खेल है, पर इसकी गारंटी है कि 7-8 महीने में इतनी रकम तो भेज ही देंगे हम। तो फिर कांप रहे थे बदरू। तुम चाहो तभी कुछ हो सकता है अब्बू। तुम अगर ना कर दोगे तो हम जिद ना करेंगे। मेहंदी ने अपने अब्बू को ढाढ़स बंधाने की कोशिश की। अब हमारे चाहने और न चाहने के लिए बचा ही का है। जमीन बेचकर ही कुछ हो सकता है। अब हमको और 100 साल थोड़े ही जीना है। हमारी तो कट गई, खेत तुम्हारा। तुम तो जायज समझो, करो। हमको तो अंगूठा लगाना है, लगा देंगे। बाप दादा की पुश्तैनी खेती में एक बित्ता भी जमीन ना छोड़ सकी। इसका अफसोस ना है हमको। बस मरते मरते ये अफसोस जरूर रह जाएगा कि जो था उसकी हिफाजत ना कर सके। सब नसीब का खेल है। बोलते बोलते बदरू हाफने लगे। उनकी सांस उखड़ रही थी। मेहंदी ने पीठ सहलाते हुए कहा, सो जाओ अब्बू, बाद में बात करेंगे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। खाट पर लेटे लेटे बदरू आसमान निहारते रहे। खाट ओसारे में थी। आधा आसमान दिख रहा था। आसमान में सितारों के गुच्छे थे। हदबदा रहा था आसमान। आसमान था या धरती के ऊपर औंधे मुंह टंगी हुई खौलते पानी से भरी बटलोही थी। सितारे थे या बुलबुले थे। बदरू के भीतर की आग की तपीस से बनते, फूटते और भाप बनकर उड़ते हुए बुलबुले। बदरू ने सोचा, सितारे होते तो लतीफ की अम्मी इनमें जरूर छिपी हुई होती। वहीं से देख सुन रही होती सब कुछ। बुलबुले ही है। अपने अब्बू को गुमसुम पाकर मेहंदी उठे, कहा, उठो, खाट भीतर कर दे, ओसारे में ठंड लग जाएगी, अभी छोड़ दो। कोठरी में दम घुटता है, बदरू ने कहा और आंखें मूंदकर अंधेरे में जिंदगी के सिरे खोजने लगे। मेहंदी के अरब जाने की बात से बदरू के भीतर एक अजीब सा डर बैठ गया था। वह अपने मन से लड़ते झगड़ते, कभी अपने मन को समझाते बुझाते तो कभी अदृश्य हो चुकी लतीफ की अम्मी से बतियाते, और जब कोई राह नहीं निकलती तो चुप्पी तानकर बैठ जाते। बात बेबात मेहंदी पर उखड़ जाते और कोसते। गांव के दूसरे लोगों से भी कटने लगे थे बदरू। एक मेहंदी की औरत थी जिस पर उन्हें भरोसा था, जिसमें वह लतीफ की अम्मी और बसीरत की छाया पाते थे। बदरू जब खेत से लौटे, उनके हाथ में धान की बालियों का गुच्छा था। शीत से भीगे थे धूल सने पांव। सानी पानी से तृप्त बैठी पागुर करती गाय ने उन्हें देखा तो हंगरती हुई उठी, लगा पगहा तोड़कर उन तक जा पहुंचेगी। बदरू पास आए और उसके शीश पर हाथ फेरने लगे। उसकी पीठ को सहलाया और धान की बालियों के गुच्छे में से एक डांट खींचकर उसके मुंह में डाल दिया। मेहंदी अपने अब्बू के पीछे पीछे आए। इन दिनों वह अपने अब्बू के साथ छाया की तरह लगे रहते थे। उन्हें डर था कि अब्बू कहीं खेत बेचने की फिक्र में कुछ कर न बैठे। हालांकि उन्हें भरोसा था कि अगर वह अरब चले गए तो देखते देखते अच्छे दिन बहुर आएंगे। कतकी धान की फसल कटी, खलिहान पहुंची। दवरी के बाद धान के दाने घर आए। चिवड़ा और चावल की दुधिया आभा से चमक उठे। बर्तन बासन और गंध से महमे कर उठा घर आंगन। रबी कटने के बाद चैत वैशाख और खरीफ कटने के बाद कार्तिक अगहन के महीनों में ही
अमूमन जमीन की खरीद बिक्री हुआ करती थी। एक दिन खुद बदरू ने ही मेहंदी से कहा, खरीदार तय कर लो, लिखाई का दिन भी। 10-10 कट्टे के बचे हुए 2 टुकड़ों में से एक बिका। 3 साल के इकरारनामे के साथ बैनामा हुआ। 7 के भाव से कुल 70,000 रुपये मिले। बदरू चुपचाप कचहरी गए और अंगूठा लगाकर वापस लौटे। इस बार उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। भीतर का दुख भीतर ही रहा। मोथा दुख की जड़ों की तरह धरती के बहुत भीतर जाकर गांठ बांधे पलता रहा। मेहंदी गोदान एक्सप्रेस में सवार होकर बंबई चले गए। 4 महीनों तक बंबई में डेरा डाले रहे। फिर एक दिन कुवैत के लिए उड़ गए। वह 10,000 रुपये अपनी औरत की हथेली पर रख गए थे। 5 घर का खर्च और 5 खुदा न करे अब्बू को कुछ हो जाए तो। मेहंदी ने कुवैत पहुंचने के बाद राजी खुशी का खत भेजा। दूसरे महीने 10,000 का ड्राफ्ट बदरू के नाम हसनपुरा डाकघर में खुले पुराने खाते में ड्राफ्ट जमा हुआ। दिन बहुरी रहे थे कि वक्त ने फिर करवट ले ली। अरब में लड़ाई छिड़ गई। पहले का जमाना होता तो मेहंदी के लौटने पर पता चलता कि कैसे हुई लड़ाई, पर इस पंख लगे जमाने का क्या कहना। उधर लड़ाई शुरू हुई और इधर गांव के कई घरों के आंगन में बमों की बरसात शुरू हो गई। बम वहां गिरते और फूटते यहाँ घरों में। रात बिरात रोने कलपने की आवाजें उठती थी और छा जाती। गांव जवार के दिग दिगंत पर दुआओं के लिए उठे हुए हाथ थरथराते, आंखों के आंसू उमड़ते, कलेजे में भूख उठती और अनाज का कौर गले में अटक जाता। नींद का कहीं अता पता नहीं था। कुछ घरों में खत आई। कुछ लोगों ने लिखा, राजी खुशी है। कुछ ने लिखा, जल्दी ही लौटेंगे। कुछ ने लिखा था, लड़ाई को लेकर फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। मेहंदी ने लिखा, यहाँ तो लड़ाई के बारे में सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं है। बहुत मेहनत का काम है। अब्बू, तुम अपना ख्याल रखना। गाय का दूध बेचना नहीं, पीना। बच्चों पर नजर रखना, देखना कहीं सो जाना बंद न कर दे। लड़ाई बंद हो गई। जो लोग लड़ाई वाले मुल्क में फंसे थे वे लौटे और उनके घरों में जश्न मनाया गया। मिलाद की मजलिसें बैठी। अलीमुद्दीन 4 सालों बाद लौटे थे। लड़ाई वाले मुल्क में ही थे। उन्हीं के घर मिलाद की मजलिस थी। बदरू वहीं से लौटकर हाथ पांव धो रहे थे कि चकाचौंध करती रोशनी का पुंज उनके दरवाजे पर आकर ठिठक गया। एक मारुति वैन और एक जीप में सवार लोग उतरे। महमूदपुर वाले मेहमान थे। बसीरत के मियाँ, बसीरत के जेठ का बेटा और महमदपुर के कई लोग साथ थे। एकाएक इतनी रात को बिना किसी खत खबर के इतने लोग, क्या बात है? चौके बदरू। सब चुप थे। चुप क्यों है सारे लोग? बदरू के मन पर आशंकाओं ने दस्तक दी। मेहंदी की औरत बच्चों को सुला रही थी कि दरवाजे की हलचल सुनकर दौड़ी। अंधेरों को चीरती जीप की हेडलाइट की रोशनी दरवाजे के पल्लों पर अटकी हुई थी। दरवाजे के पल्ले खुले और रोशनी में नहा उठी मेहंदी की औरत। उसकी नाक की कील चमकी। इतने सारे लोगों को एक साथ अपने घर के सामने देखकर वह भौचक थी। पल भर में चुप्पी पर से जब पर्दा उठा तो उसकी दुनिया ही बदल गई। बसीरत भी साथ आई थी। रोती हुई बसीरत भाई की लाश के साथ उतरी। वैन में लकड़ी के बक्से में मेहंदी की लाश थी। जमीन के नीचे, बहुत नीचे, किसी जहरीली गैस वाले पाइप का रिसाव कसते हुए एक हादसे में मेहंदी की मौत हो गई थी। इस हादसे की खबर पहले बंबई पहुंची, बसीरत के जेठ के बेटे के पास। कंपनी ने मेहंदी की लाश उसके पते पर भिजवा दी। वह बंबई से लाश के साथ आया था। उसने यह खबर अपने चाचा और बसीरत चाची को पहले दी। बदरू को जानबूझकर यह खबर पहले नहीं दी गई। वह लाश के साथ पटना पहुंचा। बसीरत अपने पति के साथ लाश लेने पटना पहुंची। उसकी ससुराल महमूदपुर के लोग भी साथ थे। सारा गांव
जवार उमड़ पड़ा। रात की सियाही में पसरी अजीब सी हलचल को मेहंदी की औरत के विलाप स्वर बध रहे थे। उसका विलाप स्वर लोगों के कलेजे में घुसता और धमनियों को निचोड़ता हुआ दिमाग को सुन्न कर देता। हवा गायब थी। पेड़ों की फुल्लियों पत्तों डालों से सरककर कोटरों में जाकर छिप गई थी हवा। जीप की हेडलाइट बुझ गई थी। धुआते लालटेनों की पीली रोशनी के बलिष्ठ भर ऊंचे दूरात की सियाही से जूझ रहे थे। वक्त के पांव मौत की रची खला में फंसे हुए थे। लिधड़ लिधड़ कर चल रहा था वक्त, काटे नहीं कट रहा था। गांव की गलियों में रात भर भूखते रहने वाले कुत्तों के झुंड दुबके हुए थे। दरवाजे पर बंदी गाय ने पहले तो जीप के हेडलाइट की रोशनी में पगहा तोड़कर भागने की कोशिश की, फिर मेहंदी की औरत के विलाप स्वर से स्वर मिलाकर कुछ देर तक हंकरती रही और फिर भादों की बरसात में गिरती हुई दीवार की तरफ बैठ गई। रोते रोते बेहोश होकर बसीरत की गोद में पड़ी थी मेहंदी की औरत। बहते बहते बसीरत के आंसू भी सूखने लगे थे। बसीरत अपने नसीब को कोस रही थी कि ऐसी सौगात लेकर उन्हें मायके आना पड़ा। मेहंदी के बिलखते हुए बच्चे अपनी अम्मी से लिपटे हुए थे। बदरू चुप थे, एकदम चुप। सिर्फ उनकी रीढ़ चनक रही थी। बिजली की कौन की तरह दर्द उठता और नक से शीत तक पसर जाता। वह ओसारे में ताक पर रखी डिबरी की लौ को निहार रहे थे। किसी उलझे हुए सपने की तरह पलकों पर टंगकर फड़फड़ाता हुआ मेहंदी का चेहरा मन के रास्ते घुसता और डिबरी की लौ पर जाकर बैठ जाता। सुबह फातिहा हुआ, जनाजा निकला। अपनी अम्मी की रोजा के पास ही दफन हुए मेहंदी। महमूदपुर से आए लोग चले गए, सिर्फ बसीरत रुक गई। मेहंदी की औरत और अपने अब्बू की देखभाल के लिए उनका रुकना जरूरी था। बदरू अपने दरवाजे पर सहन में खाट डाले पड़े थे, निहार रहे थे आसमान और आसमान में बहते बादलों को, बादलों की नदी में तैरते चांद के टुकड़े को। नहीं, चांद नहीं, बादलों की नदी में मेहंदी तैर रहे थे। आषाढ़ बीत चुका था। सावन का दूसरा पखवाड़ा चल रहा था और बारिश का इंतजार भी। बादलों के बीच तैरते हुए मेहंदी को बहुत देर तक निहारते रहे बदरू। उन्होंने सोचा, अगर ये बादल बरसे और बचा हुआ 10 कट्टे का एकलौता खेत पानी से भर जाए तो बिना मेहंदी के कैसे रोपेंगे वह धान के बिचड़े? कौन हल चलाकर कादो करेगा? बैल भी तो बिक चुके हैं। मेहंदी को तो आना ही होगा। बिना मेहंदी के कैसे होगा सब कुछ? रात का अंतिम पहर शुरू हुआ। बदरू उठे, अपने थरथराते पांवों पर काबू किया, टटोलकर लाठी उठा ली और कोठरी में घुसे। कुछ की चटाई को मोड़कर काक में दाब लिया और निकल पड़े। रास्ते में दाहा नदी का किनारा था। दाहा के मटमैले जल पर भी स्याही पसरी थी। बदरू हौले हौले पर सदे कदमों से ढलान में उतरे, दाहा के जल तक पहुंचे। जल को पांवों से थाते हुए नदी के भीतर उतरे। हथेलियों से जल को हिलकोरा, वजू किया और चल पड़े उधर जिधर उनकी जमीन का आखिरी टुकड़ा था। फजर की नमाज का वक्त हो चला था। बदरू अपने खेत के ठीक बीचों बीच पहुंचे। चारों ओर नजरें उठाकर देखा, फिर बीच खेत में चटाई बिछाकर नमाज अदा करने लगे। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी थोड़ा भी प्रभावित कर पाई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। शुक्रिया।